गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैथ्स में बच्चे समझ नहीं पाते हैं और उस समझ को आज बढ़ाने के लिए, उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आज का टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति। सीबीएसई बोर्ड के किताबों में आपको 9th क्लास में मिल जाएगा। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड की किताबों में आपको 10th क्लास में मिलेगा। और एक ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत अपने मायने रखता है, क्योंकि आगे चल कर के फिज़िक्स में और मैथ्स में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जब फिज़िक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे 11th क्लास में, 12th क्लास में, और जब हम मैथ्स में 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे तो ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा समझना। तो आज इसको हम समझ लेते हैं। तो उससे पहले मेरा क्वेश्चन है कि ये डायरेक्शंस मतलब दिशाएं कितनी? कुछ लोग इसका आंसर देंगे कि सर 4 दिशाएं होती है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। कुछ लोग इसका आंसर देंगे नहीं सर 8 दिशाएं होती है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उसके अलावा 4 कोने। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं महाराज दशरथ की तरह 10 दिशाएं होती हैं, क्योंकि उनका घोड़ा कुल 10 दिशाओं में चलता था। तो 4 पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 कोने हैं हमारे, उसके अलावा ऊपर और नीचे। जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, तो पूरब पश्चिम का कॉन्सेप्ट ही बदल जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष में जाने के बाद पूरब वो जगह होनी चाहिए जहाँ से सूरज उगता है। अंतरिक्ष में तो आप जब सूरज की तरफ मुंह करेंगे, सूरज कोई उगता नहीं है। सूरज एक आकाशीय पिंड है, एक टेरेस्ट्रियल बॉडी है और अपनी सेल्फ लाइट को रखता है। तो जब हम देखते हैं सूरज को तो वो कह देते हैं पूरब है, तो पूरब हमेशा उसी दिशा में सूरज रहेगा और उसी दिशा में पूरब बनाए रखेगा। तो ज़मीन पर, हमारे पृथ्वी पर पूरब वहाँ होता है जब हम सूरज सुबह के समय जिधर से उगता है वो पूरब है, पीछे है तो पश्चिम है। उसके अलावा उत्तर और दक्षिण दिशाएं बनाई जाती हैं। लेकिन हम दिशाओं के बारे में जब वैज्ञानिकों ने इस पर सोचा कि क्या ये दिशाएं काबिल होंगी, तो हमने एक नई दिशा पद्धति के बारे में सोचा। उस दिशा पद्धति के लिए हमने 3 पैमाने रखे। पहला पैमाना था x, दूसरा पैमाना था y और तीसरा था z। आपने सुना होगा डायमेंशन या विमाओं के बारे में। जब कोई एक चींटी किसी तार पे चल रही होती है तो उसका मतलब अगर उसको कहीं जाना है तो या तो वो इस दिशा में जाएगी या फिर ये दूसरी दिशा में जाएगी। तो ये किसी एक ही दिशा में, वो इसी दिशा में या तो जा सकती है, मतलब इस लाइन के चारों ओर, दोनों ओर, लाइन के दोनों ओर जा सकती है। तो इसको कहेंगे कि किसी एक ही बीमा में है, वो किसी एक ही डायमेंशन में है। बातें मेरी अंग्रेजी मीडियम और हिंदी मीडियम साथ साथ होगी, क्योंकि कुछ बच्चों के लिए वो अंग्रेजी मीडियम ज़रूरी होती हैं ताकि उन बातों को समझ पाए, और कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से जानना चाहते हैं। तो देखिए, एक होती है x, एक y और एक z। इनको कहते हैं अक्षांश। ये है x अक्षांश, y अक्षांश और z अक्षांश। अक्षांश को आप एक्सिस कह सकते हैं। तो एक लाइन हो जाएगी हमारी x एक्सिस, एक लाइन हो जाएगी y एक्सिस, z एक्सिस। तो इसका निर्धारण कैसे हो, कैसे हम लोग फिक्स करेंगे कि x किधर है, y किधर है? आराम से है, सिंपल सा है समझना। जहाँ हम खड़े हैं
वहाँ से अपने बाएं और दाएं जो हम लाइन खींच सकते हैं अपने फ्रेम में, अपने अनुसार जो हम लाइन खींच सकते हैं उसको कहेंगे कि वो एक्स अक्ष है। मतलब एक्स अक्ष कहने के लिए हमको बाएं और दाएं ऐसे लाइन खींचना होगा। जब हम वाई अक्ष को कहेंगे तो ये ऊपर और नीचे की तरफ वो लाइन जाएगी, वो वाई अक्ष होगा। और हम अगर जेड अक्ष को कहेंगे तो वो जेड अक्ष कैसा होगा, आगे और पीछे की तरफ। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर कोई पतली सी तार है, वो या तो इस दिशा में हो सकता है एक्स पे, या तो वाई पे, या तो जेड पे। तो हम कहेंगे कि वो जो तार है वो एक डायमेंशन की है, वन डायमेंशन की है, या एक विमा की है। तो एक विमा की तार हो गई। फिर उसके बाद हम जब बात करेंगे किसी पेपर की या फिर इस व्हाइट बोर्ड की बात करते हैं, लाइन खींचना हो तो हम अगर लाइन खींचना चाहे तो ऐसे बाएं दाएं करके भी लाइन खींच सकते हैं, ऊपर नीचे करके भी लाइन खींच सकते हैं। तो हम कोई दो डायमेंशन में लाइन को खींच सकते हैं, इसलिए जो हमारा ये बोर्ड हो गया वो दो डायमेंशन का हो गया, या फिर हम कहेंगे टू डायमेंशनल हो गया, दो विमा की हो गई। जब एक फुटबॉल की बात करेंगे तो फुटबॉल के बीच से हम आगे ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ जा सकते हैं। तो जब हम ऐसे किसी वस्तु के बारे में करेंगे जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो, तो वो थ्री डायमेंशनल हो जाएगा, तीन विमा वाले, त्रिविमीय कह सकते हैं। तो एक होती है एक विमीय, एक विमीय वस्तुएं। एक विमीय वस्तु है ऐसी वस्तुओं को कह सकते हैं जिसमें सिर्फ एक ही विमा हो, जैसे तार हो गया, उसको वन डायमेंशनल कह सकते हैं, वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं। उसके अलावा द्विविमीय, उसके अलावा त्रिविमीय। द्विविमीय के लिए हम कहेंगे टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, त्रिविमीय के लिए कहेंगे थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो इस तरह अलग अलग प्रकार की वस्तुएं अलग अलग विमाओं में हो सकती हैं। एक क्वेश्चन है, एक कोन कितने विमा की होती है? पहला क्वेश्चन, एक कोन कितने विमा की होती है? शंकु, जिसको शंकु कह सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक बेलन या सिलेंडर कह लीजिए कितने विमा की होती है? तीसरा क्वेश्चन है, एक पेज, अगर कोई पेज है तो वो कितने विमा की होती है? इसका आंसर आप दीजिए, देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाते हैं। पहली बात तो आप इन वीडियो में कम से कम अपनी बातों को आप बताइए। अगर आप नहीं वीडियो में बताएंगे तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि कितने लोग देख रहे हैं। हम लोग कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा लोग इसको देखें, बहुत ज़्यादा इसको फॉलो करें, क्योंकि ये कोई सॉन्ग का कोई विशेष प्रकार का वीडियो नहीं है, एंटरटेनमेंट का वीडियो नहीं है। ये केवल वही बच्चे देखेंगे जो 9th और 10th में होंगे, या वो पेरेंट्स देखेंगे जिनको अपने बच्चों को समझाना होगा कि वो किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाएं, ताकि बच्चे घर में भी इस समय लॉकडाउन के समय भी पढ़ सकें। इसके अलावा वो बच्चे देखेंगे जो अलग अलग स्कूलों में है और कहीं पर जा नहीं सकते, इस समय स्कूल ज्वाइन नहीं कर सकते, तो वो बच्चे भी देख सकते हैं। इनके अलावा वो बच्चे भी कुछ देख सकते हैं जिनके पास समय नहीं उतना होता और किसी अन्य कामों में व्यस्त हैं, तो वो बच्चे भी अपना टाइम लगा के देख सकते हैं। तो कम से कम वो बताएंगे, कुछ कमेंट्स करेंगे, कुछ बताएंगे, लाइक करेंगे, और कम से कम एक यस ही लिख देंगे कि यस सर समझ में आया, नो सर नहीं समझ में आया। ये सारी बातें अगर आप एक एक लाइन में लिखते चले तो हमें भी प्रेरणा मिलेगी और हम नए नए वीडियोज़, अच्छे वीडियोज़ लाते रहेंगे। आगे देखिए, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर किसी वस्तु का, जैसे तुम कहते हो कि दिशाओं का निर्धारण हो जाता है, तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, हमने पूछा कि अरे वो मेरी साइकिल कहाँ रखी हुई है, तो पूरब दिशा वाले रूम में। अगर मैंने किसी से पूछा कि पूजा घर कहाँ है, तो पश्चिम दिशा के कोने में।
ये इस तरीके से हम पूछ सकते हैं। तो हम दिशाओं का निर्धारण करते हैं किस तरीके से हम एक्स वाई जेड अगर अक्षांश बनाएंगे तो उनमें दिशाओं का निर्धारण करेंगे। तो सबसे पहले एक्स और वाई के लिए देखिए, मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट हो गया जिसमें एक्स अक्ष, आप ये एक्स एक्सिस भी लिख सकते हैं, इसको वाई अक्ष कहेंगे। ये रहा उसका मूल बिंदु जहां पर x और y दोनों के मान शून्य हो जाते हैं। जब हम x दिशा में इधर की तरफ बढ़ेंगे तो इसको कहेंगे x की धनात्मक दिशा। अगर हम इधर की तरफ बढ़ते हैं तो इसे कहेंगे x की ऋणात्मक दिशा। ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये निगेटिव डायरेक्शन है। तो इसको हम x डैश की तरफ बढ़ना भी कह सकते हैं और ये x की तरफ बढ़ना कह सकते हैं। तो जब हम x की तरफ बढ़ेंगे तो वो x धनात्मक दिशा होगा, और जब हम x डैश की तरफ बढ़ेंगे तो x ऋणात्मक दिशा होगा। सेम यही बात y के लिए कर सकते हैं। जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो y धनात्मक हो जाता है, y पॉजिटिव हो जाता है, और जब हम नीचे की तरफ बढ़ते जाते हैं तो y ऋणात्मक हो जाता है या फिर y निगेटिव हो जाता है। तो इस तरह दिशाओं का निर्धारण हमने कर लिया कि किधर धनात्मक दिशा है, किधर ऋणात्मक दिशा है। और जो ये बिंदु है जहाँ पर x और y दोनों एक दूसरे को काटते हैं, उस बिंदु को कहेंगे कि ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु। मूल बिंदु पर x और y दोनों के ही मान 0 हो जाते हैं। और इस बात को, तो जैसे ही हम मूल बिंदु की तरफ से x अक्ष की तरफ, x की तरफ बढ़ते जाते हैं तो x का मान बढ़ता जाता है और पॉजिटिव दिशा में बढ़ता जाता है। और जैसे ही हम x से 0 मूल बिंदु से x डैश की तरफ बढ़ेंगे तो घटता जाता है x का मान। तो अगर हमारे पास कोई ग्राफ पेपर हो तो आप अपने कॉपी पे ग्राफ पेपर पे बनाइए, वैसे भी बना सकते हैं मान करके कि ये इतनी दूरी हो सकती है। तो अगर आपके पास अगर ग्राफ पेपर हो तो हमने क्या किया कि x और y के लिए अलग अलग मान रख लिए, और अलग अलग मान रख करके और हम अलग अलग एड्रेस को समझना शुरू करेंगे। जैसे देखिए, ये रही हमारी y एक्सिस, y अक्ष, ये रही x अक्ष, ये रहा मूल बिंदु। तो जैसे अगर मुझे कोई एड्रेस इसमें बताना है तो हम अगर एड्रेस बताना चाहें तो इस तरीके से हम एड्रेस बता सकते हैं कि इस मूल बिंदु का एड्रेस क्या हुआ, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हुआ। ठीक है, तो मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x, y। तो x के लिए मान यहाँ पर क्या है मूल बिंदु का, तो x के लिए मूल बिंदु का मान तो मैंने बताया अभी कि x के लिए 0 हो जाता है और y के लिए भी 0 हो जाता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 0, 0। ये बात समझनी होती है। मतलब एक कोई एड्रेस है, उसके लिए हम x का मान देखते हैं कि x की तरफ हम कितना दूर चले। तो हमने x की तरफ थोड़ा भी दूर नहीं चला, हाँ x के ही किसी बिंदु पर है, तो वो कोई बिंदु कौन सा है, तो 0 बिंदु पर है। अगर हम इधर बढ़ेंगे तो धनात्मक दिशा में 1, 2, 3, 4, 5, 6 बढ़ते जाएंगे, इधर बढ़ेंगे तो ऋणात्मक दिशा में -1, -2, -3 बढ़ते जाएंगे। लेकिन अभी हमने मूल बिंदु में कितना दूर चला, तो अभी हम लोग मूल बिंदु में कहीं चले ही नहीं, तो इसलिए इसका निर्देशांक हो जाएगा 0, 0। अब इस तरीके से एक हम मान रख लेते हैं, कुछ फिक्स दूरियों पर, समान दूरियों पर हम मान रखते जाते हैं। तो 3 और 4, इधर भी हम मान अगर रखना चाहेंगे तो -1, -2, -3, इस तरीके से हम चाहे तो मान रख सकते हैं। तो इस तरह हमने मान रखे 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3। तो अगर हमसे पूछा गया कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, जो ठीक 1 पे है, इस बिंदु का निर्देशांक क्या है,
तो यहाँ हम कहेंगे कि यहाँ x और y का मान हमको बताना पड़ेगा। तो देखिए हमने 0 से एक दूरी चली, एक यूनिट की दूरी चली, तो इसके लिए हम कहेंगे कि x का इसका निर्देशांक हो जाएगा, इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा x के लिए 1। क्या हमने y में ऊपर या नीचे चले? नहीं, तो हमने जब ऊपर ही नहीं चला, हम नीचे ही नहीं चले, तो y के लिए हमारा 0, तो y के लिए 0। इस बिंदु के लिए पूछ लिया जाए तो क्या होगा, आप ही बता दीजिए। 2,0, 2,0। इस बिंदु के लिए पूछ लिया जाए तो 3,0। इस बिंदु के लिए पूछ लिया जाए तो 4,0। ऐसा y में हम देखेंगे कि y का मान हर जगह 0 रहा और x का मान 1, क्योंकि हमने एक दूरी चली, दो दूरी चली, तीन यूनिट की दूरी चली, 4 यूनिट की चली। तो इधर देखते हैं, हम जब 1 यूनिट की दूरी ऋणात्मक दिशा में चलते हैं तो मान किस तरीके से बदलता है। तो जब हम 1 यूनिट की दूरी ऋणात्मक दिशा में चलते हैं तो ये x की वैल्यू हो जाती है -1 और 0 y की वैल्यू। यहाँ पे देखेंगे तो ये -2 0, यहाँ पे देखेंगे -3 0। इस तरीके से x और y की वैल्यू हम x अक्ष पे बता सकते हैं। अगर यही बात हम y अक्ष पे या फिर y एक्सिस पे बताने के लिए चलते हैं तो उसके लिए भी हमें एक मानक रखना पड़ेगा कुछ दूरियों पर, और उस मानक को लिख देना पड़ेगा। लिखे रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि ये कितनी दूरियां हैं। ये चीज़ें जो है बहुत बेसिक है, अगर बेसिक तैयार रहेगा तो आगे चल के हम इन दोनों के बीच में दूरियों के बारे में पता करेंगे कि इस बिंदु से इस बिंदु की, या फिर इस बिंदु से इस बिंदु के, या फिर उनके बीच में कोई बिंदु है तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी। अगर हम आगे भी देखेंगे कि दो रेखाएं, एक रेखा किसी रेखा को काट देती है तो इस रेखा का इसका बीच का निर्देशांक कितना होगा। अगर वो बीच में है तो निर्देशांक कितना होगा, बीच में नहीं है तो निर्देशांक कितना होगा, कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे। तो इस तरीके से देखा हमने कि 0,0, 1,0, 2,0, इस तरह y पे देखते हैं। जब हम y के इस बिंदु का निर्देशांक जानना चाहते हैं तो ये यहाँ पर x और y का मान हमको जानना होगा। x का मान कितना है 0, क्योंकि ना हमने इधर चला ना हमने इधर चला। इधर चलते तो कुछ पॉजिटिव में तो आता, इधर चलते तो कुछ निगेटिव में आता, तो इसका मान हो जाएगा 0, y का मान है 1। इस बिंदु को देखते हैं तो ये हो जाएगा 0,2। तो ये बिंदु 0,3। इस बिंदु को बताइए 0,4। 4 क्यों, क्योंकि y पे हमने चला, और 0 क्यों, क्योंकि x में किधर भी नहीं चल रहे हैं। इसी तरह इस बिंदु का निर्देशांक बताइए -4 है, तो इसके लिए हो जाएगा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4। तो इस तरीके से हम चाहे तो किसी बिंदुओं का निर्देशांक बता सकते हैं। क्या हो अगर ये जो बिंदु है इन रेखाओं पे ना हो। जैसे मुझे इन रेखाओं के बारे में, रेखाओं पर रहे बिंदुओं के बारे में मुझे बताना था तो मैंने बताया, लेकिन अगर ये बिंदु इन रेखाओं पर हो ही ना, मुझे बात करनी है किसी इस बिंदु के बारे में। मान लीजिए कोई बिंदु P है, इसका निर्देशांक पूछा गया कि क्या है, तो हमने कहा कि भाई x और y के रूप में देखते हैं, तो x का निर्देशांक कितना। तो ये देखिए x की रेखा जहाँ से वो मिलती है वहाँ से मिला दीजिए। तो ये हो गया x के लिए, ये मिलती है -1, -2, -3 से मिलती है। और यहाँ से कहाँ से मिलती है, तो ये मिलती है -4 से। तो x का निर्देशांक हो जाएगा -3 और y हो जाएगा -4। तो p का पूरा निर्देशांक हो जाएगा -3, -4। फिर से देखते हैं, अगर कोई ये बिंदु है तो उसके लिए हम x और y की वैल्यू रखेंगे। कोई बिंदु Q है, उसके लिए x और y की वैल्यू हमको चाहिए, तो हम मिलाने की कोशिश करते हैं। तो x से ये 3 से मिल जा रहा है और y से ये -2 से मिल जा रहा है। तो x का निर्देशांक हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 3
और y की वैल्यू हो जाएगी -2। तो q का निर्देशांक हो जाएगा, q बिंदु का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, -2। फिर ऊपर देखते हैं कहीं इस वाले चतुर्थांश, इनको चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है। इनको 4 चतुर्थांश है। ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है और ये चौथा चतुर्थांश है। तो पहले चतुर्थांश में देखते हैं किस प्रकार से मान रखे जा सकते हैं। अगर कोई बिंदु है ये, तो हम मिला के देखते हैं। तो ये x पे मिल रहा है 2 से और y पे मिल रहा है 4 से। तो इसका निर्देशांक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x पे 2 और y पे 4, तो 2, 4। वेरी गुड। अब इसके बाद इसमें देख लेते हैं कि इस पे कोई बिंदु, इस तरीके से हम ये बिंदु देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा -2, x की वैल्यू और y की वैल्यू भी हो गई -2। जब भी हम इस पहले चतुर्थांश की बात करेंगे तो पहले चतुर्थांश में जितनी बार कोई वैल्यू आ रही है वो आ रही है पॉजिटिव और पॉजिटिव में। फिर इस चतुर्थांश की बात करेंगे तो उसमें कोई भी वैल्यू कैसी आ रही है, ये -2,2 होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस का y है ना, माइनस और प्लस में। इस चतुर्थांश में कोई भी वैल्यू अगर आएगी तो वो माइनस और माइनस में, और इस चतुर्थांश चौथे चतुर्थांश में कोई वैल्यू आ रही है तो वो कैसे आ रही है, प्लस और माइनस में। तो एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप बताएं कि 3,2 किस चतुर्थांश में है, 4, -3 किस चतुर्थांश में है, -4, -4 किस चतुर्थांश में होगा, 7, -7 किस चतुर्थांश में होगा, 8, 0 क्या किसी चतुर्थांश में होगा। तो 8, 0 किसी चतुर्थांश में नहीं होगा। x की वैल्यू है, y की वैल्यू नहीं है। तो बताइए किस रेखा पर y की वैल्यू नहीं आएगी। तो x रेखा पर कहीं y की वैल्यू थी, नहीं थी। तो इसका मतलब ये x एक्सिस पे होगा, x अक्ष पे होगा। तो यहाँ पर 0, इसलिए तो 8, 0। ये थे कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो थे उसको आप लोगों ने समझा। इन कॉन्सेप्ट्स में कोई क्वेश्चन है, कोई बात है तो बताइए। इसके अलावा जो हम आगे लेंगे इन क्वेश्चंस, इन कॉन्सेप्ट के बाद किस तरीके से दो भुजाओं, दो बिंदुओं के बीच में दूरी को प्रूफ करना है, इस बात को भी समझेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो फॉर्मूला निकल के आता है वो कैसे निकल करके आता है। और कहीं जिन बच्चों ने पढ़ा भी होगा वो भी देख लेंगे कि वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी आखिर आई कैसे। इसके बाद अगर क्षेत्रफल निकाला जाता है तो कैसे निकाला जाता है, और क्षेत्रफल निकालने के कोई 3 फार्मूलों के बारे में, 2 फार्मूले थोड़े से हार्ड वाले याद करने वाले होंगे, एक ऐसा फार्मूला होगा जिसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, एकदम से आवश्यकता नहीं है। तो आप इसको देखते रहिए, और अगर कोई प्रश्न बनता है तो फिर बताइए कि क्या इसमें से कुछ सुधार किया जाए, या फिर कोई क्वेश्चन है तो वो भी बताइए। थैंक यू।